सुबह सुबह पोस्टमैन एक चिट्ठी देकर गया है और देवेंद्र जी उसे लेकर देख रहे थे। उनके दिमाग में एक बात समझ नहीं आ रहा कि अचानक विजय ने उन्हें चिट्ठी क्यों लिखा। वैसे भी चिट्ठी के ऊपर विजय नाम छोड़ और कुछ भी नहीं लिखा गया है। बाध्य होकर उन्होंने चिट्ठी के लिफाफे को फाड़ा। अंदर से निकल आया 4-5 पन्ने की एक चिट्ठी। लिखावट साफ है पर जैसे कांपते हुए हाथों से लिखा गया है कुछ पन्नों की यह चिट्ठी। देवेंद्र जी पहले से अंत तक एक बार चिट्ठी को देखकर फिर पहले से पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था, आज मैं इस चिट्ठी को लिख रहा हूं, इसके पीछे एक ही कारण है। मैं अपने जानने वालों या परिवार के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन का अंतिम परिणाम क्या हुआ था। एक सामान्य सा इन्वेस्टिगेशन मेरे जीवन को इस तरह से समाप्त कर देगा, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। यह घटना हुआ है ठीक 2 दिन पहले, पर उसका प्रकोप मैं प्रति मुहूर्त वहन कर रहा हूं, मानो वो सभी प्रति मुहूर्त मुझे तड़पा रहे हैं। मेरे जीवन का अंत होने वाला है। आज से 2 दिन पहले यानी ठीक मंगलवार एक विशेष एवं जरूरी काम के लिए महेश जी ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। शाम के वक्त मैं उनके ऑफिस के उद्देश्य से रवाना हुआ। दोपहर को ही निकल जाऊंगा, ऐसा ही सोचा था। कहा भी था महेश जी को कि दोपहर को ही निकल जाऊंगा, लेकिन वही आलस्य। घर से निकलते निकलते शाम हो गई, इसीलिए 5:30 या 6 बजे के आसपास घर से रवाना हुआ। दोपहर को इसलिए बोला था क्योंकि वैसे भी क्रिसमस का मौसम है। उसके ऊपर से शाम को शहर के रास्ते पर और भी भीड़ हो जाता है। यह भीड़ भाड़ मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं, इसीलिए कुछ पहले ही निकलने का प्लान था। जो भी हो, प्लान तो चौपट हो गया। महेश जी के ऑफिस में पहुंचते पहुंचते लगभग 6:30 बज गए। वहां पहुंचकर देखा तो उनके ऑफिस के दूसरे तल्ले पर लाइट जल रहा है। वैसे वो टाइम के बहुत ही पंक्चुअल हैं, एवं यही डर मेरे दिमाग में घूम रहा था। अच्छे से 2-4 बात आज वो मुझे जरूर सुनाएंगे। क्या करूं, गलती तो मेरा ही है और बात भी मुझे ही सुनना पड़ेगा। इसीलिए समय व्यर्थ न कर धीरे से उनके ऑफिस की तरफ गया और दरवाजे को खोलकर बोला, सर अंदर आओ। ऑन। ओ हाँ विजय, आओ आओ, लेकिन तुमको दोपहर में आना था। मैं बोला, हाँ सर, कुछ देर हो गई। नहीं, बहुत ही, कोई जरूरी काम था। हाँ, एक फाइल को चेक कर रहा था। महेश जी यह सुन कुछ शांत हुए और बोले, अच्छा ठीक है, तो मैं काम के बात पर आता हूं जिसके लिए तुम्हारे पास बुलावा भेजा है। ये लो, ये फोटो। ये बोलकर उन्होंने मेरी तरफ एक फोटो बढ़ाया। फोटो को हाथ में लेकर फोटो को देखा। 20-25 साल पुराने एक घर का फोटो है। फोटो की तरफ एकटक देखते देखते मेरे पूरे शरीर में बेचैनी लगा। इस ठंडी के शाम में भी मेरे माथे के कोने पर बूंद बूंद पसीना जमा हो गया है। पूरा शरीर मानो एक अद्भुत सिहरन से भर गया। परसों रात को एक पार्टी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा खाना हो गया था, इसीलिए सोचा शायद उसी कारण से शरीर में कुछ अस्थिर महसूस हो रहा है, शायद कब्ज के कारण। इसीलिए फोटो से आंख हटाकर महेश जी के बातों पर ध्यान दिया। महेश जी बोले, मेरे पास डिपार्टमेंट से यह कल आया है, एक मर्डर केस है। यह केस मुझे ही संभालना है, पर एक मीटिंग के कारण मुझे दिल्ली जाना होगा, तो इसीलिए किसी ऐसे को खोज रहा था जो इसमें माहिर हो। देवेंद्र जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, जानते तो हो उनको? मैं बोला, हाँ सर, उनको क्यों नहीं पहचानूंगा, वो मेरे रिश्तेदार है। हाँ, उन्होंने ही बताया कि तुमने अभी ज्वाइन किया है। क्राइम इन्वेस्टिगेट डिपार्टमेंट में अच्छा नाम है तुम्हारा। सुना है इसी बीच तुमने कई केस को सॉल्व कर दिया है। हाँ किया हूं, यही कुछ 4-5। हाँ, इसीलिए सोचा इस केस को तुमको ही देता हूं। तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। कहो तो तुमको मैं कुछ पेमेंट भी देने को राजी हूं। मैं थोड़ा हंसकर बोला, नहीं सर, वह सब बाद में। अच्छा है, तुम कल सुबह ही काम पर लग जाओ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। ठीक सर, वही करूंगा, कल सुबह ही मैं काम पर लग जाऊंगा। अच्छा, ये लो, यह है पुलिस द्वारा सील की गई कमरे की चाबी। कोई असुविधा हुआ तो इस कार्ड को रखो, इसमें मेरा नंबर है, जरूरत हो तो कॉल करना। ठीक है सर, शुक्रवार को मिलता हूँ। चाबी को पॉकेट में रखा और ऑफिस से निकल आया। ठंडी की शाम थी, पर रास्ते पर लोग काफी थे, पर ऑटो व टैक्सी बहुत ज्यादा यहाँ नहीं मिलता, इसीलिए गाड़ी खोजने में कुछ समय लगा। अंत में एक ऑटो पकड़ घर को रवाना हुआ। कमरे में जाकर बेड पर बैठकर तुरंत ही आशीष को एक मैसेज कर दिया। मेरा किसी रूम में अकेले जाकर इन्वेस्टिगेट करना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बोरिंग फील होता है, इसीलिए उसको जानकारी दे दी कि वह अगर साथ जाएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। इसी कारण तुरंत ही मैसेज भी कर दिया। देखते हैं वह क्या कहता है। धीरे धीरे डिनर।
खत्म कर बिस्तर पर सोने गया। नींद नहीं आ रहा था क्योंकि उस फोटो को देखने के बाद अब भी मेरा शरीर कुछ गड़बड़ सा था। सिर भी घूम रहा है। ठंडी की रात, उस समय लगभग 12 बज चुके थे। कमरा इतना ही शांत है कि घड़ी की टिक टिक भी कान में बज रहे हैं। रात बढ़ते बढ़ते कब आंख बंद हो गए नहीं पता, फिर सो गया अनंत नींद में। सुबह उठकर घड़ी देखा तो 7:30 कब का क्रॉस करके 8 पर चला गया है। साधारणतः इतने देरी में मैं सोकर नहीं उठता, पर कल रात के बेचैनी वाले भाव अब भी लगातार हो रहे हैं। साथ में कुछ और भी जुड़ा है और वह पूरा शरीर दर्द कर रहा है, जैसे किसी ने बहुत तेज लाठी से मुझे पीटा हो, या कहे पूरा दिन बहुत मेहनत करने पर जैसा दर्द होता है ठीक वैसा ही। परंतु मैं इसका कारण समझ नहीं पा रहा। पास में रखे मोबाइल में देखा कोई मैसेज आया या नहीं। अचानक याद आया, आशीष को कल मैसेज किया था। मैसेज को जब खोला तो उसे देखकर ही दिमाग खराब। महाशय का बीमार हैं, वो आज नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब मुझे अकेले ही जाना होगा उस रॉयल फ्लैट के 6वें तल्ले के रूम पर। इसीलिए देर नहीं किया, जल्दी से उठ फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करके रास्ते पर निकल गया। सुबह सुबह रास्ते पर आज भीड़ काफी है, गाड़ी भी बहुत सारे ही है जैसा प्रतिदिन रहता है। एक टैक्सी पकड़ ड्राइवर को एड्रेस बताया, उसने सीधे ले जाकर उतारा उस रॉयल फ्लैट के नीचे। टैक्सी का किराया देकर मैंने खोजना शुरू किया कि इस फ्लैट का मालिक कहाँ है। एक आदमी को देखा कि फ्लैट के नीचे खड़े होकर मेरे तरफ एक आग्रह की दृष्टि से देख रहा है, मानो वो कहना चाहते हों कि हाँ, मैं आपके लिए ही खड़ा हूं। मैं खुद ही उनके पास गया और पूछा, अच्छा इस घर के मालिक कहाँ हैं, कुछ बता सकते हैं? वहाँ आदमी बोला, क्या आप विजय हो? हाँ, तो आप ही इस घर के मालिक हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं आश्चर्य में होकर बोला, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? वाह, तब तो अच्छा है। फिर चलिए समय बर्बाद ना करते हुए काम को शुरू किया जाए। मुझे दिखा दीजिए 5वें तल्ले का वह रूम। हाँ, चलिए। यह बोलकर उन्होंने घर की सीढ़ी से ऊपर चढ़ना शुरू किया। उनको अनुसरण कर मैं भी पीछे पीछे सीढ़ी चढ़ने लगा। धीरे धीरे 4थे तल्ले को पार कर 5वें पर पहुंच रहा हूं। फिर से न जाने कैसी अस्थिरता पूरे शरीर में दौड़ गई। वह पुरानी बेचैनी और भी बढ़ गया है। पूरे शरीर में एक ठंडा सिहरन खेल रहा है। 5वें तल्ले पर पहुंचते ही मेरा ध्यान गया बाहर की तरफ झूलते बालकनी की तरफ। बड़ा खुलासा एक जगह उस तरफ नजर पड़ते ही शरीर कांप गया। वहां कई प्रकार के अलग अलग चिन्ह बने थे जो मेरे समझ से बाहर थे, लेकिन जो देखकर समझ रहा हूं वह रहस्य की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। साथ में कुछ खून की तरह लाल दाग, जिसे देखकर तुरंत जान गया कि यह खून ही है। उस बालकनी पर पहुंचते ही मेरा पूरा शरीर रहस्य व रोमांच से भर गया। पहले ही पल मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से फॉलो कर रहा है। मेरे आसपास मानो मेरे और घर के मालिक के अलावा और भी कोई है। उसकी अनुपस्थिति में अनुभव कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है वो सब मुझे कुछ बताना चाहते हैं। मैं एक बालकनी के पास जाकर शहर को ठीक से देखने की कोशिश कर रहा था। घूम घूम कर बालकनी के चारों तरफ देख रहा था। उसी समय फ्लैट के मालिक ने मुझे पीछे से बुलाया, आइए, ये है आपका वहां 5वें तल्ले का रूम। रूम को देखकर तो लग रहा है बहुत पुराना है। फ्लैट का मालिक बोला, मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, महेश जी ने आपको बताया ही होगा। नहीं, उन्होंने आपके बारे में मुझे नहीं बताया। कुछ बताइए आप। ओ, नहीं बताया मतलब भूल गए होंगे। मेरा नाम है मदन लाल। आइए, ये कहे उन्होंने मेरी तरफ एक चाबी बढ़ाई। मैं बोला, नहीं, मेरे पास चाबी है। मदन जी बोले, ये छत की चाबी है। आप तो इस फ्लैट को देखने आए हैं तो छत भी देख लीजिए, वहां से पूरा शहर बहुत बढ़िया दिखता है। अच्छा ठीक है, हाँ वो तो देखूंगा ही। आप अपने साथ मोमबत्ती या टॉर्च तो लेकर जरूर आए होंगे। नहीं, पर क्यों? बात यह है बहुत दिन हुआ लाइट कट है कमरे में, इसीलिए शाम से पहले मोमबत्ती या लाइट ले लेते तो अच्छा ही होता। अगर आप नहीं ला सकते तो मेरे केयर टेकर को बोल दीजिए, वो ला देगा। वाह भाई वाह, ये समस्या भी है यहाँ पर। छोड़ो, क्या किया जाए, मैं ही जाकर मोमबत्ती खरीद लाऊंगा। वैसे भी केयर टेकर को मेहनत कराकर क्या लाभ, इसके अलावा घूमना भी हो जाएगा आसपास। मदन जी बोले, हाँ एक और बात बताना था। आप तो इस घर को देखने आए हैं तो कृपया करके कोई नेगेटिव रिव्यू मत दीजिएगा, क्योंकि कई दिनों से यह फ्लैट खाली है, बेच भी नहीं पा रहा हूं किसी को, इसीलिए इसे थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूं। अगर आपको जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं नीचे ही रहता हूं। मदन जी के जाते ही चाबी से ताले को खोला। दरवाजे को धक्का देते ही दरवाजा कीं 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 की आवाज करते हुए खुल गया। अंदर जाते ही ऐसा लगा ये कोई आम कमरा नहीं है।
दरवाज़ा खोलते ही एक झोंका हवा मोक्ष पाने के लिए बाहर निकल गया। मानो उस हवा को भी इस कमरे में रहते हुए घुटन हो रहा था। दिन में भी इतना गहरा अंधेरे से घिरा रह सकता है कोई कमरा? इसे ना देखने पर मैं कभी नहीं जानता। सीढ़ी से ऊपर आते समय मुझे जो अनुभूति हो रहा था, फिर पुनः वह शुरू हो गया। कोई तो है जो इस अंधेरे से मुझे देख रहा है। मैं इन सब घटनाओं को ज्यादा नहीं मानता और अभी भी ना मानते हुए अपने बैग को कमरे की फर्श पर रखकर बाहर निकल आया। कमरे को बंद कर नीचे आया और निकल गया रास्ते पर मोमबत्ती खरीदने के लिए।